नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुषमा गुप्ता और आज हम हमारे लाइव के तीसरे एपिसोड में हमारे साथ हैं एक बहुत ही उम्दा कलाकार पीयूष अग्रवाल, जो कि थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। जी, वो जुड़ चुके हैं। मैं उन्हें लाइव लेती हूँ। नमस्कार पीयूष जी। नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और इस इंस्टा लाइव को आपने मुकम्मल बनाया। आपका बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो पहले तो हम आपका परिचय दे दें कि आप एक पॉडकास्टर हैं, थिएटर एक्टर हैं और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। और अभी हाल फिलहाल में एंजो मैगजीन के कवर पेज पर आपकी फोटो भी आई है, तो उस सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले अगर आप खुद और अपने बारे में कुछ परिचय देना चाहें तो प्लीज। नहीं, आपने जो कहा बहुत ही अच्छा है। बस मैं फिर से यही कहूंगा कि भाई कहानियों, मुझे लगता है कहानियों से हम सबकी जिंदगी है। जी कुछ लोग बिल्कुल। कहानियां सुनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग सुनना पसंद करते हैं। मुझे दोनों ही पसंद है। तो उम्मीद है कि भाई आज जो हम बातें करेंगे उससे ढेर सारी कहानियां निकल कर आएगी। जी बिल्कुल, ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। पहले तो हम आपके थिएटर के बारे में बात करेंगे। थिएटर की शुरुआत कब और कैसे हुई? आवाज आ रही है मेरी आपको? तो सही मायने में कहूँ तो जी हाँ, आ रही है। थोड़ी थोड़ी आपकी जी। आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है, लेकिन ओके। अब सही मायने में मैं कहूँ तो थिएटर की शुरुआत बहुत साल पहले ही हो गई थी। वो कहते हैं ना, कुछ लोग शायद नाटक नौटंकी करते हुए ही आते हैं इस दुनिया में। शायद मेरे साथ वही केस जी। था। लेकिन सही जी। मायने में कहे तो स्कूल के दौरान ही जो हमारे स्कूल में नुक्कड़ नाटक होते थे, वो मौके आते थे जब आप खुद ही कुछ ड्रामा लिखेंगे और बनाएंगे। बहुत लोगों ने मॉडर्न रामायण, मॉडर्न महाभारत, पता नहीं क्या क्या किए हैं। हम्म। तो वैसे ही मेरी शुरुआत हुई थी। बहुत ही मासूम सी शुरुआत थी। हम स्कूल में हम बच्चों ने मिलकर एक नाटक लिखा था और उसे परफॉर्म किया गया था। और उसी समय मुझे पता चला था कि भाई मुझे इस कला, इस क्षेत्र से बहुत ज्यादा प्रेम है। और फिर हर साल बढ़ते समय और हर बढ़ते समय के साथ खूब मौके ढूंढे। जब भी मौका मिला स्टेज पे परफॉर्म करने का, थिएटर करने का, मैंने किया है। स्कूल के दौरान भी एक थिएटर वर्कशॉप हमने किया था, समर वर्कशॉप 2 महीने का, जी। जी। जिसमें मेरी माँ भी सरप्राइज थी कि जो बच्चा स्कूल जाने के लिए इतना आनाकानी करता है, वो 2 महीने छुट्टियों में स्कूल जा रहा है एक ड्रामा रिहर्सल करने के लिए। तो वैसे वैसे शुरुआत हुई थी। और फिर कॉलेज में तो काफी थिएटर किया है। और कॉलेज के बाद बैंगलोर आके जब हमने अपना थिएटर ग्रुप शुरू किया, तो जी। बस फिर टहाटो रुकने का नाम थिएटर, नहीं लिया। आपके थिएटर ग्रुप का नाम टहाटो थिएटर है? जी हाँ, ताहत तो थिएटर। ये और हमें यही टहाटो। अभी जनवरी में भी 13 साल हो गए हैं ओ वाह, मंच, हमारे ड्रामा वेरी मंच गुड। करते हुए। तो आप इस मामले में आप बहुत लकी रहे कि आपको बहुत जल्दी पता चल गया कि आपको करना क्या है। वरना तो हमें लोगों तक को लोगों को तो मतलब बड़े होने होने तक नहीं समझ में आता कि हमें करना क्या है। जी, मेरा मेरा मानना है कि हम सबको पता है कि हमें क्या करने से खुशी मिलती है। और बस हम में से बहुत लोग हैं जो उसे लगातार करते नहीं है। तो मैं तो नहीं कहूंगा कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मेरे ख्याल से वो स्टेटमेंट जो जी। जिंदगी का एक पर्पस बोल के लोग अपने सर पे जो एक बोझ हाँ हाँ। डालते हैं, मुझे लगता है वो तो मुझे उसका जवाब मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये पता है हम्म। कि मुझे थिएटर, मुझे परफॉर्मेंस, मुझे कहानियां सुनाने से बहुत खुशी मिलती है। और बस जहां जहां वो खुशी मुझे मिलती रही, जब जब मौके मिलते रहे, उस खुशी को बटोरने के मैं बटोरता गया। तो शायद शायद बहुत बार जो लोग कहते हैं कि भाई मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है जिंदगी में, उन्हें बस हाँ। वही करते रहना चाहिए जिससे उन्हें खुशी मिल रही है। कहीं ना कहीं रास्ता निकल जाएगा। कई बार वो भी समझ में नहीं आता कि खुशी किस चीज में मिल रही है। या फिर इतनी सारी चीज से खुशी मिल रही होती है कि आइडिया नहीं लगाते थे कौन सी एक चीज करेक्ट। टिक की जाए। कौन सी एक चीज पर टिक किया जाए। तो आप जी। स्कूल टाइम से अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो इस बीच में आपने कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली या बस सफर शुरू हुआ और चलते चलते वो अपने आप कलाकार मंचता गया? अम, मैं कहूंगा, एक तो भाई अध्ययन, अच्छे गुरु मिल जाए जिनके अंडर आप सीख पाए, तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। वो एक जी। कैटलिस्ट की तरह काम करता है, क्योंकि आप किसी के अंडर रह के सीख रहे होते हैं।
लेकिन सिर्फ उससे कभी भी काम बनता नहीं है, आपको खुद अपनी मेहनत और खुद प्रयास और प्रैक्टिस करने की जरूरत तो है ही। तो मुझे अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने सपोर्ट किया है अपने कला से, अपनी अपने अपने गुरु से, अलग अलग वर्कशॉप्स में। तो हमेशा मौके ढूंढे गए कि जब ऐसा लगे कि ये इंसान जो इस फील्ड में इतना इतना नाम कमा चुका है, जिन्हें इतना एक्सपीरियंस है, क्या इनसे सीखने का मौका मिले तो वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तो वैसे बहुत सारे इसी बहाने मैंने बहुत सारे थिएटर एक्टर्स, बहुत सारे पपेटियर्स, इवन इंटरनेशनल भी, यूएस से भी थिएटर प्रैक्टिशनर्स जब आए थे इंडिया में, जब उनके वर्कशॉप्स हुए, वॉइस वर्कशॉप, बॉडी वर्कशॉप, एक्टिंग वर्कशॉप, तो उसमें हिस्सा लिया है और उनसे सीखने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, एक्चुअली उसे अपने ऊपर अप्लाई करना और फिर जाके परफॉर्म करना, उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, एक ही किरदार अगर 4 अलग लोग उसे प्ले करें, तो चाहे वो कागज पे जब लिखा गया है तो उसे वैसे ही लिखा गया है जैसे वो होना चाहिए, लेकिन जब वो 4 अलग लोग प्ले करेंगे तो आपको वो 4 अलग किरदार ही नजर आएंगे। तो वही बात है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको समझ में आता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या आपके स्ट्रेंथ्स है, आप अपनी क्या खूबियां ला सकते हैं उस कैरेक्टर में। और धीरे धीरे फिर करते करते आपको उसमें सीखते सीखते उसको और आगे ले जाने का मौका मिलता है। और ये जो फील्ड है, मुझे लगता है यहाँ पे सीखने का कोई अंत नहीं है, चाहे आप खुद सीखे या किसी के अंडर सीखे। तो आप बस, यू शुड हैव एन ओपन माइंड कि बस मुझे सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो इस यात्रा में कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो, जो आप शेयर करना चाहेंगे थिएटर आर्टिस्ट के? किस्से तो बहुत है। वो कहते हैं ना, जब भी आप किस्सों की बात सोचते हैं तो आपको सबसे पहले सारे वो किस्से याद आते हैं जिन पे या तो आप बहुत रोए हैं या फिर आप बहुत हंसे हैं। तो जब किस्सों की बात आती है तो भाई, जब हम ड्रामा करते आ रहे इतने सालों में, तो हमने बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं कि जहां पर ऐसी सी बातें हुई है जो जो हंसाने और रोने के एकदम मोड़ पर है। लेकिन आप उस समय तो शायद रो दिए होते हैं और बाद में आप देखते तो हंसते हैं। बाद तो में ऐसी, हाँ, तो ऐसी एक वारदात हुई थी कि कहते हैं कि जब हम लोग 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक रिहर्सल करते हैं कोई भी एक नाटक की, और उसके बाद में भी, लेकिन जब आप लाइव किसी ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो एक जो मोमेंट होता है, वो जो मौका होता है, बहुत अलग होता है। और जब स्टेज पर 6-7-8, मतलब एक से ज्यादा आपसे, आपके अलावा और भी एक्टर्स हैं, जब इतने लोग मिले हुए हैं, तो भाई कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो बदलेगा। यही लाइव परफॉर्मेंस की रीत है, राइट? कि हर शो एक अलग रंग लेकर आता है। करेक्ट। तो ऐसे ही हमारे भी शोज में बहुत बार शो में बहुत कुछ हो जाता है। एक नाटक था जिसमें एक पेंटिंग थी, और कहीं बीच में, तो वो पेंटिंग को ऐसे बनाया गया था कि वो पेंटिंग बीच में बदल जाती है, उसके ऊपर एक दूसरी पेंटिंग लगी हुई है और वो बदल जाती है। तो किस मौके पर बदलती है, वो एक तरह से एक लाइक रिवीलिंग पॉइंट है कि अरे ये पेंटिंग कैसे बदल गई। तो पहला शो बहुत ही अच्छे से हुआ, दूसरा शो बहुत ही अच्छा हुआ, तीसरा शो बहुत ही अच्छे से हुआ। चौथे शो में बीच में कहीं हमने देखा कि वो जो ऊपर जो पेंटिंग लगी हुई है, और मैं सबसे करीब रहता था पेंटिंग के, देखी हुई है, तो वो जो पेंटिंग है वो धीरे 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 नीचे आ रही है अपने आप ही, क्योंकि उसके ऊपर जो ग्लू लगा था, जो हमने जो ग्लू यूज किया था, वो ग्लू पुराना हो गया है, और किसी ने बदलने का सोचा नहीं। तो वो शो के दौरान ही, अपने टाइमिंग के पहले ही, वो पेंटिंग रिवील होने लग गई। और क्योंकि मुझे नजर आ रहा था, तो मैंने किरदार के ही हिसाब से, मैंने जो आधी पेंटिंग गिर चुकी थी, मैंने पूरी पेंटिंग निकाल दी, और जो पेंटिंग रिवील पहले बाद में होनी थी, उसे पहले ही रिवील कर दिया। और मैंने सोचा कि यार, ये तो हमने शो पूरा एकदम बर्बाद कर दिया। जो मतलब जो एक एन मौका था, वो मौका तो हाथ से चला गया। अब तो भाई ये तो शो बहुत ही खराब हुआ। और बाद में जब ऑडियंस से हम इंटरेक्ट करते हैं हर शो के बाद में, तो हमारे ऑडियंस मेंबर्स में कुछ एक मेंबर थे, वो आए बोल रहे कि अरे बहुत ही अच्छा शो था, बहुत मजा आया। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने ये कैसे किया कि वो पेंटिंग अपने आप नीचे गिर गई और बदलने लग गई? ये बहुत ही जादुई था, ये देख के बहुत मजा आया कि भाई वो उस टाइम पर अपने आप ही धीरे 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 गिर रही थी, ये कैसे किया? और हमने बोला बस अंदर की बातें बता नहीं सकते। नहीं नहीं, इसके ट्रेड सीक्रेट है, बता नहीं सकते। यस यस, तो वही करेक्ट है कि करेक्ट। बहुत बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और क्या हो गया, लेकिन जब ऑडियंस की नजर से आप देखने नहीं आता, उनके लिए तो वो कहानी के पीछे कहानी बना लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मतलब आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो
इस हिसाब से अगर जो लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? लोगों को बहुत शौक है एक्टिंग करने का, स्कूल से शुरुआत करें, कॉलेज से शुरुआत करें, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें, लोगों को थिएटर से ज्यादा, वैसे आप भी इस बात को समझते होंगे, थिएटर से ज्यादा लोगों को फिल्मों में जाने का शौक है, तो उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपको एक्टिंग करनी है, उसे एक कला की तरह लीजिए और इस कला पे महारत हासिल की जा सकती है। अब वो जो एक्टिंग है वो आप चाहे टीवी के सामने करे, मतलब कैमरे के सामने करे, या स्टेज पर करे, या पर्दे के पीछे करे, जैसे वॉइस एक्टिंग भी आजकल होती है। जी जी। अम, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक मीडियम है। हर मीडियम के अपने हम्म प्लस पॉइंट्स, अपने नेगेटिव पॉइंट्स है, और आपको कुछ सीखना जरूरी है, तो वो मीडियम के हिसाब से आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। बट अगर हम्म बेसिक ली जाए कि एक एक्टिंग क्या है, एक एक्टिंग में आपको किरदार समझना जरूरी है, दूसरे हम्म लोगों को ऑब्जर्व करना जरूरी है, कॉन्फिडेंस जरूरी है कि आप कोई और हम्म किरदार जो आपसे एकदम ही अलग हो। अ, हम्म अब आपने कभी हो सकता है मांस नहीं खाया, लेकिन आपका किरदार मांसाहारी हम्म हो सकता है। तो उसे, हम्म जब वो खाना खा रहा है, तो उसे वही खुशी, वही दिखाना है कि भाई, कि हाँ देखो, मुझे मुझे कितना मजा आ रहा है खाना खाने में। तो ऐसे बहुत सारी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी को एक्टिंग करनी है तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। अम, अम, सबसे पहली ऑडिशंस जो सबसे अच्छा शुरुआत है, कि भाई जी ऑडिशन दीजिए जगह जगह, चाहे वो ड्रामा के लिए हो, चाहे वो एड्स के लिए हो। आप अपने शहर में ढूंढ सकते हैं कहाँ ऑडिशंस होते हैं, और जाके दीजिए। हो सकता है सारे ऑडिशंस में आप रिजेक्ट होकर आए, लेकिन हर ऑडिशन के बाद आपको सीख कर आएगी कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है। हम्म तो वो एक तरीका है। दूसरा, आईना बहुत ही अच्छा दोस्त है। आईने के सामने आप परफॉर्म कीजिए, अपने फेवरेट सीन्स लीजिए, अपने तरीके से करिए। एक बहुत ही फाइन लाइन है जहां पे आप किसी की तरह एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश करिए कि ना जी करें। लेकिन आप अपने हिसाब से किसी किरदार, किसी डायलॉग को समझिए और उसको अप्रोच कीजिए। और हम्म फाइनली, जो आपने कहा भाई, बहुत सारे एक्टिंग क्लासेस होते हैं। मुंबई में अगर है तो वहाँ तो बहुत सारे हैं ही, क्योंकि वहाँ बहुत है। लेकिन इसके अलावा सारे मेजर शहर में एक्टिंग क्लासेस, एक्टिंग वर्कशॉप्स होते रहते हैं। अम, एक कीप अ वॉच आउट, एंड देन जब भी हम्म मौका मिले जुड़िए। उससे होता क्या है कि उससे वर्कशॉप्स, मैंने क्या देखा है, वर्कशॉप्स में क्या होता है कि एक तो आपके जैसे और भी लोगों से आपका मिलना हो जाता है, ताकि आप हम्म लोग वो जर्नी जो है वो साथ में कर सकें। साथ में अगर कोई सिखाने वाला, कोई बताने वाला हो, तो शायद आपको समझ में जल्दी आए चीजें, और आप हम्म अप्लाई जल्दी कर पाए। क्योंकि आप करेक्ट। कुछ कर रही हैं, लेकिन अगर कोई बता नहीं रहा है कि इसमें क्या बदला जा सकता है, क्या सही किया जा सकता है, क्या गलत है, तो उसमें एक थोड़ी हेल्प मिल जाती है। लेकिन ये सबसे पहला कदम तो ये है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करनी है। करनी और वो, अगर मन में कोई डर है, मन में कोई दुविधा है, तो उससे उभर कर बस सामने बढ़कर करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो मे बी लाइव ऑडियंस के सामने एक्टिंग करना शायद ज्यादा टफ होता होगा। मेरे हिसाब से तो टफ और इजी बस एक डेफिनेशन है, वो इंसान से इंसान डिफर करता है। तो लाइव ऑडियंस या कैमरा, या बिना किसी ऑडियंस या कैमरा के भी, सबकी अपनी अपनी बारीकियां हैं। तो किसी के लिए कुछ मुश्किल हो सकती है, किसी के लिए कुछ आसान। करेक्ट। तो सब कुछ को आसान करने का एक ही तरीका है कि उस डर के हम्म आगे कूद जाइए और करिए, करके देखिए, और फिर देखिए क्या होता है। मेरे हिसाब से आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी कुछ भी नहीं है कि आप आगे ना बढ़ सके। ना कर पाए, हर चीज के लिए कोशिश तो करनी पड़ती है। कोशिश करनी पड़ेगी, और अपने आप को, जी। वो कहते हैं ना कि फेल 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 अंटिल यू सक्सीड। तो हम्म। तो बस उसके लिए आपको खुद को करेक्ट। तैयार करना पड़ेगा कि हाँ। तो आपका थिएटर के साथ साथ आपके पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे हुई? आपके, एक बार मैं आपको बता देती हूँ ऑडियंस को, आपके पॉडकास्टिंग चैनल का नाम है एनडी पॉडकास्टर, और यूट्यूब चैनल का नाम है जहां पर आप इन्हें सुन सकते हैं, कहानी जानी अनजानी। तो बताइए पीयूष जी, पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे हुई? पॉडकास्टिंग भी मैं मानता हूँ कि मेरे थिएटर और मेरे एक्टिंग जर्नी का एक अंग ही है। जी सच बोलूं तो पॉडकास्ट सुनता बहुत सालों से हूँ। जब पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी आईपॉड के लॉन्च के साथ में, उसके बाद में ही ओके। पॉडकास्ट सुनना शुरू हो गया था। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि ऐसे लोग हैं जो इतनी सारी बातें, इतना सारा ज्ञान वो एक ऑडियो मीडियम के थ्रू बांट रहे हैं। और सुनते सुनते ऐसा हो गया था कि मुझे लगता था कि मैं उनको ऑलरेडी जानता हूँ। जब आप किसी की आवाज रोज सुनते हैं अपने कानों में,
तो आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि आप इस इंसान को जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि उनकी आवाज आपके कानों में गूंज रही है, आप उनका हंसना, उनका बोलना, उनका रोना, उनका सब कुछ सुन रहे हैं। अगर अगर वो अच्छा पॉडकास्टर है, सच्चा पॉडकास्टर है, तो वो सामने बढ़ के अपने इमोशन, सच्चे इमोशंस बता रहा है। तो एक तरह से मेरे साथ ऐसा हो गया था कि जैसे मैं नए दोस्त बना रहा हूँ, और ओके। मैं उनसे सीख भी रहा हूँ, मैं उनसे दोस्ती भी हम्म। कर रहा हूँ। तो इस तरह हम्म। से मेरा पॉडकास्टिंग की तरफ रुझान बहुत ही सालों पहले हो गया था। हम्म। लेकिन मेरी खुद की पॉडकास्ट की शुरुआत हुई जब कुछ साल पहले मैंने रियलाइज किया कि मेरे थिएटर में भी हम लोग ज्यादातर इंग्लिश प्लेस करते हैं, हम्म। क्योंकि हम लोग भारत में जगह जगह से आके जुड़े थे हम्म। उस थिएटर ग्रुप में, तो इंग्लिश कॉमन मीडियम था और हम सब हम्म। इंग्लिश में ही प्ले करते आए हैं। तो और धीरे धीरे मेरे काम में भी, मेरे आसपास जो मेरा सर्कल है सब में, मैंने रियलाइज किया कि धीरे धीरे बिना जाने मैं हिंदी भाषा से थोड़ा दूर हो गया हूँ। मैं हम्म। हिंदी में कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहा हूँ, कोई कहानियां भी नहीं सुन पढ़ रहा हूँ, समाचार पत्र भी सब डिजिटल है, सब इंग्लिश इंग्लिश में, में है। सब तो इंग्लिश में है। सारे बुक्स जो है मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, गाने इंग्लिश में, मतलब कि ज्यादातर हिंदी में। बस आप जो फिल्में देखते हैं, जो टीवी या उससे कंटेंट यूज करते हैं, बस वही। तो करेक्ट। किसी पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि मुझे बचपन में तो मुझे तो कहानियां लिखना पढ़ना सब बहुत पसंद था। मैं तो कविताएं भी लिखता था बचपन में ही तो। और अब भाई मुझे कलम उठाने में भी डर लगता है कि पता नहीं मैं कुछ लिख भी पाऊंगा या नहीं, या मैं पढ़ जी। पाऊंगा या नहीं। तो एक दिन हम्म। मैं रियलाइज किया कि भाई अगर कोई चीज आपको पसंद थी तो आप उन्हें उससे छोड़ कैसे दिया इतनी आसानी से। और शायद मेरी जैसे हम्म। और भी लोग होंगे जिन्हें भी हिंदी में कहानियां सुनना, हिंदी में पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन क्योंकि अब उनके भी सिचुएशन बदल चुके हैं, तो वो भी ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे। तो हम्म। बस इसी बात को लेके कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट की शुरुआत, कि कैसे हम जानी अनजानी कहानियों को विश्व में हर जगह हर लोगों तक ला सके। और जो लोगों को लगता है कि वो इस भाषा से मेरी तरह जुड़े हुए नहीं हैं अब और वापस जुड़ना चाहते हैं उस लिटरेचर, उस साहित्य से, उसकी खूबसूरती से, हिंदी उर्दू दोनों ही ले लीजिए आप, तो वो जी। वापस कहानियों के जरिए वो जुड़ सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत लोग पढ़ना इतना पसंद नहीं करते, लेकिन जितना सुनना फिर सुनना। भी पसंद करते हैं। करेक्ट, करेक्ट। जी। हाँ, तो बस इसी तरह कहानियों की शुरुआत की गई। हम्म। और क्योंकि पॉडकास्ट की तरफ मेरा रुझान था ही, तो मैंने देखा कि भाई ये अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। और साथ में परफॉर्मर होने के कारण मेरी अपनी भी इच्छा थी कि भाई इसी कहानी में अपने फेवरेट कहानियों को परफॉर्म कर पाऊंगा लोगों के सामने, जी। और उसी के थ्रू कनेक्ट कर पाऊंगा। हम्म। आपका रिस्पांस भी, आपके कहानी जानी अनजानी यूट्यूब चैनल के कमेंट्स जब देखते हैं, रिस्पांस भी काफी अलग, मतलब इंडिया से नहीं, अलग अलग कंट्रीज से भी आपके पास रिस्पांस काफी अच्छे आते हैं जी। कहानियों के लिए। तो मतलब देश विदेश तक में हिंदी भाषा का प्रचार कर रहे हैं आप। भाई कोशिश कर रहे हैं हमारी। जी बिल्कुल। मेरे हिसाब से भाषा तो बस एक तरीका है। जब हम सब एक भाषा में, चाहे हम इंग्लिश बोलते हो, मराठी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, लेकिन हमारी सोचने की भाषा है। हम चाहे फ्रेंच भी हम्म। सीख जाए, जर्मन भी सीख जाए, लेकिन जिस भाषा में हम सोचते हैं वो भाषा ही से हम सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो वो भाषा मेरे लिए हिंदी है, आपके लिए भी शायद हिंदी होगी, किसी और के जी लिए कुछ और बिल्कुल। भाषा होगी। तो मुझे लगता है कि कहानी जानी अनजानी से वैसे लोग जो उस भाषा से बे सोचते हैं और उससे खुद को कनेक्ट करना चाहते हैं, वो वो उन्हें उन्हें अच्छा लगता है। भाई कोई है जो हम्म। कहानियां सुना रहा है और हमें वापस कहानियों की दुनिया में तो लेके जा ही रहा है, बस साथ में हिंदी भाषा से भी वापस जोड़ रहा है। और कहानी जानी अनजानी की एक खास बात ये भी हुई, क्योंकि आपने कहा कि भाई विश्व भर में लोग सुनते हैं, कि जी हाँ, जी लेकिन एक खास बात ये बिल्कुल। भी हुई कि हमें सिर्फ सुनने वालों से नहीं, लेकिन हमें विश्व भर में बहुत सारे लेखकों से जुड़ने का भी मौका मिला। जी। क्योंकि कहानी जानी अनजानी में हमने ये सोच लिया था कि हम हमेशा सिर्फ कहानियों पर ही जोर देते हैं, लेखकों पर हम्म। बहुत कम जोर देते हैं। अगर आप जी उनसे बिल्कुल। पूछेंगे कि बचपन में कोई अच्छी कहानी सुनाओ, शायद वो आपको बता देंगे कि ये कहानी मुझे हम्म। बहुत पसंद आई थी। लेकिन आप जी। पूछेंगे कि कहानी के लेखक कौन है, शायद हम्म। उन्हें याद ना हो। 10 में से 9 हम्म। लोग बोलेंगे कि मुझे ढंग से बिल्कुल। याद नहीं आ रहा है, या मैं करेक्ट, बताता हूँ। करेक्ट, करेक्ट, और करेक्ट। अगर अगर उनका नाम प्रेमचंद है तो याद रहेगा, अगर वो प्रेमचंद नहीं है तो मुश्किल होगी उन्हें याद नो, करने की। मुश्किल होगा। तो करेक्ट। तो लगा कि भाई ये तो सही नहीं है ना, कि भाई, और हम्म। ऊपर से फिर एक लेखक अपने पूरे जीवन काल में कुछ 200 300 400 कहानियां लिखते हैं। और जी अगर पूछा जाए कि भाई उनकी कौन सी कहानी आपने पढ़ी है, तो आप कुछ उंगलियों में दो चार गिनकर आप बता पाएंगे या बिल्कुल, सुनी है। बिल्कुल। तो लगा कि हम्म।
वो जो दो कहानियां हैं, क्या वो इतनी अच्छी नहीं है कि उनके बारे में बात करें लोग? जी। तो ये सारे सोच के साथ धीरे धीरे जब कहानियां पढ़ना शुरू किया, तो फिर बहुत सारे लेखकों से कनेक्ट किए, बहुत आज के भी लेखक और पहले के भी लेखक, और हमने ये मनाया कि भाई हम ऐसी ऐसी कहानियां चुनकर लाएंगे जिन्हें लोगों तक पहुंचाना और वही कहानियां हम नहीं पढ़ेंगे भाई जो लोग शायद ऑलरेडी सुन चुके हैं या जो बहुत पॉपुलर है। कोशिश ये करेंगे कि हम कैसे ऐसी ऐसे ऐसी कहानियां चुनकर लाए कि खुद, और ये हो चुका है हमारे साथ बहुत बार, कि खुद जी। लेखक भी पूछे कि भाई ये कहानी आपने क्यों चुनी, ये तो कोई नहीं सुनता। ये तो कोई नहीं पढ़ता, आज करेक्ट, तक तो करेक्ट, इसके बारे में किसी ने बात नहीं की। करेक्ट। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक योगदान है कि मैं ऐसे लेखकों, नए पुराने हर तरह के लेखकों के ऐसे लेखों और ऐसे ऐसे कृतियों पर हम लोग चर्चा कर पाए, हम लोग उन्हें उन्हें पेश कर पाए जो शायद लोगों ने बहुत ही कम सुनी हो। जी, जरूरी भी है क्योंकि जो चलन में है वो कहानियां तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार हम्म। ऐसा होता है कि मशहूर राइटर्स की भी कई ऐसी कहानियां जो हमें पता ही नहीं है कि वो उन्होंने लिखी हैं। जी। तो ऐसी कहानियां भी श्रोताओं के सामने आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। पॉडकास्टिंग आजकल बहुत चलन में और लोग करना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे, लोग कैसे शुरुआत करें या मतलब कहाँ इसका क्या भविष्य है, क्या कर सकते हैं पॉडकास्टिंग के जरिए? जरूर। मेरे से पॉडकास्टिंग बस बस एक जरिया है, जी। लेकिन क्या कर सकते हैं उसके साथ, वो बहुत ही एक पर्सनल सवाल है। हम्म। जैसे अब किसी को बोला जाए कि भाई आपको पेंटिंग करनी है, कीजिए, लेकिन पेंटिंग में क्या कर सकते हैं? कुछ भी हम्म। कर सकते हैं। जो जी। आपको रखना है, जैसे कैनवस पर अपने जो इमोशन लेकर आने हैं, आप सब हम्म। कुछ ला सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम्म। भाई इसी तरह का काम आप पॉडकास्ट पे कर सकते हैं। मैं हम्म। मानता हूँ कि एक पॉडकास्ट बहुत ही पर्सनल मीडियम है, क्योंकि आप जब पॉडकास्ट पढ़ रहे होते हैं तब ऐसे तो कमरे में कोई नहीं होता है, लेकिन आप फिर हम्म। भी किसी से बात कर रहे होते हैं। और जब हम्म। कोई सुन भी रहा होता है तो वो अपने कानों में ईयरफोन्स लगाकर सुन रहा होता है, वो आसपास की चीजों से कट ऑफ होकर, हम्म। या अपना शायद खाना बनाते हुए, ड्राइव करते हुए वो सुन हम्म। रहे होते हैं, लेकिन वो ज्यादातर वो अकेले सुन रहे होते हैं। तो हम्म। बहुत ही पर्सनल मीडियम है जहाँ पे दो लोग आते थे, वो रियल टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि वो हम्म। अभी बातचीत हो रही है। तो अब वो बातचीत क्या होगी, वो कहानियां होंगी, वो आपके जीवन की सच्चाइयां होंगी, वो आपने क्या सीखा है उस पर बात होगी, या आपको कुछ सीखना है उसके चलते बात होगी। और इसमें जी। अगर इंटरव्यू फॉर्मेट है, कोई तीसरा आ जाए तो वो भी जुड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि भाई, जैसे कि मैंने पेंटिंग का एग्जांपल लिया, ये एक मीडियम है, ये एक हम्म। जरिया है, बट इसके थ्रू आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, वो कंप्लीटली आप पे निर्भर करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। और इस मीडियम में का सही उपयोग करने के लिए आपको बस एक चीज की जरूरत है, वो है जिज्ञासा। अगर आप में वो क्यूरियोसिटी है कोई किसी हम्म। विषय, किसी टॉपिक पर जानने की, उस पर बात करने की, हम्म। तो आप डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। और एक सच्चाई कि भाई आप, बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग पॉडकास्ट में जब शुरुआत में शुरू करते हैं, तो उन्हें लगता हम्म। है कि जब वो पॉडकास्ट करे तो उन्हें इस तरीके से साउंड करना है या फिर इस तरीके से ओके। बात करनी है। हम्म। हाँ, अम, मेरा एक क्वेश्चन, सॉरी बीच में इंटरप्ट करने जरूर के लिए, जरूर ये भी जरूर था जरूर। कि पॉडकास्टिंग के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट होना भी जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जी। बल्कि मैं तो कहूंगा उल्टा है। हम्म। हम्म। मैं तो कहूंगा जब आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हो तो फिर आप अपने वॉइस को बदलने की कोशिश तरीके से इस्तेमाल करने हम्म। की कोशिश करते हो। जी बिल्कुल। जबकि ये एक पर्सनल मीडियम है, जब आप बातचीत करें तो फिर आप कोई और बनने की कोशिश क्यों करेंगे? जैसे अगर हाँ। हम अभी बात कर रहे हैं, अगर मैं पीयूष की हम्म। जगह कोई और बनकर बात करूं किसी और आवाज में, तो उससे हम्म। काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे कि मैंने कहा कि जब मैं सुनता था पॉडकास्ट तो मुझे लगता था कि मैं उन लोगों को जानता हूँ। अगर मैं हम्म। उनसे कभी असल जिंदगी में मिलूं और मुझे लगे कि नहीं ये वो नहीं है जिन्हें मैं सुनता था, तो फिर वो जी। भ्रम जो है वो टूट जाएगा। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। सबकी आवाज में हम्म। एक यूनिकनेस है, एक सच्चाई है। हम्म। और आप हम्म। बिल्कुल कैसी भी आपकी आवाज हो, आप पूरी तरीके से पॉडकास्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, एक जिज्ञासा और एक सच्चाई की जरूरत है, बाकी रास्ता अपने आप पर निकलते जाएगा। सही है। सुषमा जी, अब मैं आपको तो हाँ रोककर जी। मैं एक सवाल पूछूंगा। जी बिल्कुल। क्योंकि आपने कहानियों की इतनी बताइए। सारी बातें की और जी। पॉडकास्ट की भी इतनी सारी बातें की,
और जी हमारा जो रिश्ता है, हमारी जान पहचान है, वो भी कहानी जानी अनजानी जी पॉडकास्ट के बिल्कुल थ्रू ही हुई है। जी तो आप क्योंकि आप सुनते आ रही है पॉडकास्ट और आपने कहानियां भी सुनी है, जी हमारे साथ और भी इंटरेक्शंस भी हुए, तो आपका क्या हम्म एक्सपीरियंस रहा है पॉडकास्ट सुनने में, कहानियां सुनने में, मेरे साथ या किसी भी और कलाकार के साथ? मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यही रहा है जो आपने बताया कि हमारे पास पढ़ने का टाइम शायद कम है। जैसे मैं हाउसवाइफ हूँ या और वर्किंग लेडीज हैं, लेडीज मान लीजिए, आजकल सभी लोग कुछ कुछ सुनना पसंद करते हैं, सिर्फ स्टोरीज ही नहीं, किसी को मोटिवेशनल चीजें पसंद है, किसी को कविताएं सुनना पसंद है या गाने जो भी हैं। तो हमारे पास टिक के उस चीज को करने का टाइम शायद आजकल कम है। तो मेरे लिए तो आपके साथ जुड़ना, मैंने पॉडकास्ट सुनना या यूट्यूब पर स्टोरीज वगैरह सुनना आपके साथ जुड़ने के बाद ही स्टार्ट किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस ओ। बहुत अच्छा रहा कि मतलब हम एटलीस्ट, मैं तो काम करते करते जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पढ़ना है और मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मैं काम करते करते उस चीज को सुनती हूँ। तो वो एक, हाँ, एक थोड़ी सी पढ़ने जितनी संतुष्टि शायद मुझे नहीं आती, मुझे पढ़ना ज्यादा पसंद है, लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर लगता है कि मैंने कुछ अच्छा सुना, मैं टाइम को यूटिलाइज कर पाई और कोई काम करने के साथ साथ। तो पॉडकास्टिंग इस लिहाज से मेरे लिए बहुत, मतलब सभी के लिए मैं कहना चाहूंगी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत मतलब शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद कि वो लोगों तक, आजकल हिंदी में भी पॉडकास्टिंग बहुत हो रही है, तो लोगों तक हिंदी को पहुंचा रहे हैं इस माध्यम के जरिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा पॉडकास्टिंग और आपकी कहानी जानी अनजानी सीरीज से जुड़ने का, और आपके माध्यम से पॉडकास्टिंग से जुड़ने का, कि लोगों तक पहुंच रही हैं चीजें। आप पढ़ने के लिए समय निकाल पाए ना निकाल पाए, सुनने के लिए आप कभी भी समय निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने कहा ड्राइविंग करते समय या कोई छोटे मोटे काम करते समय या वॉक करते ही समय, वॉक कर रहे हैं हम्म। आप, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, तो वो सुनने का टाइम आप निकाल सकते हैं कैसे भी करके, अगर आप में सुनने की ललक है तो इस लिहाज से पॉडकास्टिंग बहुत अच्छा है। पॉडकास्टिंग या यूट्यूब चैनल पर भी आपका जो कहानी जानी अनजानी का है, तो वो बेटर ऑप्शन है। अगर आप कुछ ना कर रहे हैं तो ऑडियंस के लिए बहुत बेटर ऑप्शन है कि आप सुने जरूर। और कहानियां तो आपकी अलग अलग एकदम डिफरेंट होती हैं, तो वो तो सुनने में और भी मजा आता है। और आपकी आवाज में, आपको जो सुनेंगे वो मानते होंगे कि आपकी आवाज में सुनना, कई बार ऐसा होता है कि कैरेक्टर, मतलब दो तीन कैरेक्टर को हम दो सुनाते, सिर्फ आप अकेले हैं, लेकिन हम वो दो तीन कैरेक्टर को दो तीन कैरेक्टर के हिसाब से ही सुनते हैं आपकी आवाज में। तो शुक्रिया। बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहूंगी कि जो भी करना चाहते हैं वो जरूर करें, ताकि आपके माध्यम से भाषा कोई भी हो, लोगों तक साहित्य पहुंचे, लोगों तक तमाम अच्छी चीजें पहुंचे, जिससे वो सुन सके, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सके। जरूर। और जो ये इंस्टा लाइव देख रहे हैं, मैं उन्हें ये भी बता देता हूँ कि भाई, कहानी जानी अनजानी पर आप सुषमा जी की भी लिखी कहानी सुन सकते हैं। जी बिल्कुल। उसके बारे में और ये तो जानकारी सुषमा जी जरूर देंगी, लेकिन आप जरूर सुनिएगा उनकी भी लिखी एक कहानी। जी, ये उसी कहानी के माध्यम से हम जुड़ पाए, और आपसे जुड़ने का लगभग हमें 1.5 साल हो गया, साथ जुड़े हुए, साथ काम करते हुए। बिल्कुल। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ आपके माध्यम से, इतने सारे राइटर से, लेखकों से जुड़ने का मौका मिला, साथ में कुछ सीखने का मौका मिलता है, वो बहुत अच्छी बात है। आप अकेले अकेले कुछ नहीं सीख सकते जब तक आप 10 लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और आपके साथ के ही लोग हों, लेखक लेखक हम्म। से इंटरेक्ट करेगा तो कुछ सीखेगा ही। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आप लोग, आपसे जुड़ने का। और मैं इस बढ़िया। बीच में आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने कहा था कि आप लिखते भी हैं, तो अपना लिखा हुआ कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई कविता या छोटी स्टोरी, कुछ, कुछ भी। सच कहूँ तो मुझे मुझे अभी बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है। मैं लिखता हूँ, लेकिन वो क्लोसेट राइटर जी की तरह कहते हैं ना, हाँ बहुत ही कम लिखता हूँ। जी बचपन में स्कूल में बहुत लिखा है, बहुत जगह कविता और कहानियां पब्लिश भी हुई है। और जी लेकिन लेकिन हाँ, हाल फिलहाल पिछले कुछ सालों से मैं सुनाने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, कहने से ज्यादा। तो जी मैं अपनी कहानी तो नहीं, लेकिन मैं एक छोटी सी एक एक किस्सा सुना सकता हूँ, जो मैंने हाल ही जी में बिल्कुल। किसी और से भी सुना। और मुझे लगता जी है वो कहानी में जो एक सीख है, वो बहुत ही प्यारी सीख है। ये दो जी भाइयों की बिल्कुल। कहानी है। एक एक भाई जो है वो
दारू पीता है, वो काम नहीं हम्म। करता है, वो सब लोगों में बदनाम है। और दूसरा हम्म। भाई जो है वो उतना ही ज्यादा मेहनती है, उतना ही ज्यादा अच्छा है, और वो बिल्कुल पीता नहीं है, वो बिल्कुल, मतलब कि दो एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर, और दोनों सगे हम्म। भाई हैं। तो उनके जो आसपास जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये दोनों इतने अलग कैसे हो सकते हैं। एक को हम्म। दुनिया की कुछ परवाह ही नहीं है, एक परिवार का ख्याल नहीं रखता, और दूसरा हर वो काम करता है जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम हम्म। जी। आदमी को करना चाहिए। तो इसी तरह हम्म। तो वो लोग कहते हैं कि चल एक काम करते हैं, दोनों को घर बुलाते हैं, न्योता देते हैं, और हम्म। दोनों से पूछते हैं भाई कि क्या माजरा है ये। तो हम्म। जब बड़ा भाई आता है, भाई वो हमेशा की तरह एक दारू की बोतल लेके और थोड़ा नशे में टुन वो आता है। सब सब उसका उनका वैसे ही आदर सत्कार करते हैं जैसे छोटे का करेंगे। और फिर उनसे बातों बातों में पूछते हैं कि भाई आप ऐसे क्यों है, आप इतना शराब में क्यों डूबे हुए हैं, आपने अपनी जिंदगी का ये हाल क्यों कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब का कारण मेरे पिताजी है। ओके। मैंने अपने पिताजी को बचपन में देखा है कि वो शराब पीते थे, मेरी माँ को मारते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। तो मैंने उन्हीं को देखा है, मैंने उन्हीं से ये सब सीखा है। और हम्म। पता नहीं कब कैसे वही सारी बातें मुझ में आ गई, और मैं बस अब हम्म। ऐसा ही हुआ। अब मुझे समझ नहीं आता मैं उससे कैसे निकल सकूं, जो मैंने बचपन से देखता है मुझे उस पर इतना हम्म। प्रभाव हुआ है। तो लोगों ने बोला ठीक है भाई, अब यही सच्चाई है, अब क्या करें। सही है। बड़ माता पिता का असर तो होता है ये बच्चों पे। बात खत्म हो हम्म। गई। फिर छोटा भाई आया, छोटे हम्म। भाई से भी वही सवाल किया गया कि तुम्हारा हम्म। भाई ऐसा है, लेकिन तुम ऐसे कैसे हो। तो उसने कहा हम्म। कि भाई मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी के कारण। तो हम्म। सब अचंभित हो गए कि भाई ये क्या बोल रहा है, अभी तो कुछ और बात हो रही थी। तो हम्म। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बड़े भाई ने तो ये सब कहा है। बोला कि जो भी उन्होंने कहा है सब सच कहा है, मेरे पिताजी थे ऐसे, मेरे पिताजी ने ये सब किया है जो आपने कहा। और यही जब मैंने बचपन में देखा तो मैंने मन में मना लिया था कि मैं कभी नहीं बनूंगा। तो ओ। मैं आज जैसा भी हूँ वो अपने पिताजी के करेक्ट। कारण हूँ। तो छोटी सी कहानी है, वेरी लेकिन गुड। इससे वो देखने का नजरिया पता चलता है कि आप किसी चीज को नजरिया। देखकर क्या लेते हैं, क्या सजोते हैं, क्या लेते। और करेक्ट। आप उसे कैसे अप्रोच करना चाहते हैं। तो यही मुझे कहानियों की यही खास बात लगती है कि हंसी मजाक जी। में बहुत ही कम लफ्जों में इतनी गहरी बातें कह जाती हम्म। है कहानियां कि हम्म। सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों की ही करेक्ट। कहीं ना कहीं जो मन है, जो दिमाग है, जो दुनिया है, वो और खुल जाती है, बदल जाती है। जी। बिल्कुल एक ही घटना का दोनों भाइयों ने अपने ऊपर अलग अलग प्रभाव लिया। करेक्ट। सही है। तो आप एक स्टोरी टेलर हैं, उसके हिसाब से अगर आप शॉर्ट स्टोरी के सॉरी स्टोरी राइटिंग के बारे में बात करें, तो जैसे आजकल बहुत नए नए लेखक आ रहे हैं, तो आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि मतलब स्टोरी राइटिंग में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? प्लॉट कैसा होना चाहिए, या फिर कैरेक्टराइजेशन पर कितना फोकस हो? अ, या कई बार ऐसा होता है कि किसी स्टोरी में हमें स्टार्ट ठीक होती है, लेकिन उसके अंदर फिर इतना ड्रामा होता है कि लगता है कि एकता कपूर का सीरियल पढ़ रहे हैं। तो स्टोरी में कितना ड्रामाटाइजेशन होना चाहिए, तो उस सब के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आपने इतनी सारी कहानियां पढ़ी हैं, तो आपका एक्सपीरियंस तो बहुत मायने रखता है इस चीज में। जी देखिए, लिखने के बारे में तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जी। मेरा मानना है कि हर लेखक अपने स्टाइल में लिखता है, अपने तरीके से लिखता जी। है, और कोई भी बहुत सही या बहुत गलत तरीका नहीं है। हाँ, कुछ जो हम्म। बेसिक्स होती है, जो बातें होती है जो किसी कहानी को अच्छा बनाती है। अब वो हम्म। जो बेसिक्स है, वो चाहे वो नए लेखक हो या पुराने लेखक हो, वो मेरे हिसाब से अगर वो बेसिक्स किसी को पता हो तो जो हम्म। कहानियां बनकर आती है वो बहुत ही खूबसूरत बनती है। और मैं जनरली कहता हूँ कि ये अगर आप तीन तीन बातों का ख्याल रखें जब आप हम्म। कहानी लिख रहे हैं, तो आपकी कहानी जो है वो एक अपनी जो बात जो कहना चाहती है, वो बात बहुत ही खूबसूरती से कह पाएगी, वो लोगों से बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी। पहला है उसमें किरदार, कैरेक्टर, कि भाई आप किरदार कौन है, क्या है, वो वैसे क्यों है, क्या उनका मोटिव है। मुझे लगता है बहुत बार जब लोग कहानी लिखते हैं तो वो किरदारों पर बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करते, ताकि हम्म। लोग उन किरदारों से जुड़ पाए। और हम्म। साथ में अगर एक से ज्यादा किरदार है तो वो किरदारों के आपस के रिश्तों पे भी ज्यादा जोर नहीं देते, ऊपर ही ऊपर बोल देते ये उनका माँ, ये माँ बेटे हैं। तो हम्म। लेकिन उनका रिश्ता कैसा है, उन्होंने क्या कैसा कैसी जिंदगी बिताई है आज से पहले, ऐसी अगर घटना, ऐसी बातें कही जाए जिससे कि उनके रिश्ते के बारे में और जान पाएंगे, तो फिर क्या है, जो पढ़ने वाले हैं या फिर मेरे जैसे जो सुनाने वाले हैं, उन्हें जी। उन किरदार से जुड़ने के लिए और भी ज्यादा अच्छे से जुड़ने का मौका मिलता है। हम्म। दूसरा हुआ कॉन्फ्लिक्ट, जो कि
कहानी में आपका कॉन्फ्लिक्ट क्या है। हम्म, वो कहते हैं ना कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। वो जी कहानी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भाई, वो तो बहुत ही नॉर्मल बिल्कुल। कहानी है। जो जी। ड्रामा होता है, जो जो कहानियां होती है, जो कहानी आपको याद होती है, उसमें कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। चाहे वो किरदार का खुद के साथ में हो, चाहे वो दो हम्म किरदारों के बीच में हो, चाहे वो किरदार का हम्म अपनी जमीन के साथ में हो, अपने जाय अपने किसी खिलौने के साथ में, लेकिन कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट चाहिए होता है ताकि वो ट्विस्ट आए, वो हम्म क्लाइमैक्स आए। तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वो उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। एंड फाइनली आई थिंक हर स्टोरी का मॉरल कोई हो, कोई एक मीनिंग हम्म हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हम्म, मेरा मानना है कि एज अ राइटर आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत बार मैंने देख मैंने देखा है कि जब कोई कहानी लिखी जाती है तो उसमें ये क्लैरिटी नहीं होती कि राइटर कहना हम्म, क्या चाहता है। कहानी आपने सुना जी दी, अपने कॉन्फ्लिक्ट भी बता दिया, लेकिन ये कहानी को जीवित रखना जरूरी क्यों है, ये कहानी को इस दुनिया में जी। आना, लोगों को बताना जरूरी क्यों है। मुझे हम्म लगता है, और वो जरूरी नहीं है कि आपने जब आप लिख रहे हैं जो आपने सोचा है वही लोग भी समझे जब वो पढ़ रहे हो। लोग उससे अपना हम्म, मतलब, अपना अपना मीनिंग निकाल जी। सकते हैं। लेकिन मेरा मेरा ये मानना है कि जब आप लिख रहे हैं तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि इस कहानी को दुनिया के सामने आना जरूरी क्यों है। तो वो एक कॉन्टेक्स्ट, वो एक हम्म कारण होना बहुत जरूरी है। तो बस अगर ये तीनों चीजें हैं तो कहानी अपने आप ही खूबसूरत हो जाएगी। और जब मैं सुनाने बैठूंगा तो मुझे मेहनत कम करने की लगी पड़ेगी। उस कहानी में अपने आप ही चलो, लोग कनेक्ट कर पाएंगे, अपने आप ही जुड़ पाएंगे। और हाँ, वो कहानी सालों सालों तक लोगों तक बनी रहेगी। सही है। हम्म, आजकल लोग बाग रियल फैक्ट पे भी, आजकल क्या है, शुरू से ही लिखते आ रहे हैं रियल फैक्ट पर भी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप रियल फैक्ट से स्टार्ट करते हैं लेकिन उसमें अपनी कल्पना इतनी ज्यादा डाल देते हैं कि तो वो ना तो काल्पनिक कहानी रहती है ना रियल फैक्ट स्टोरी रहती है। तो इस बारे में क्या, कितना मतलब रियल फैक्ट के साथ आपकी कल्पना कितनी सम्मिलित होनी चाहिए? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप फिक्शन लिख रहे हैं, तो फिक्शन इज हम्म अ मिक्स ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी, राइट। सो आपको अम, अम, वो किस मात्रा में कौन सी चीज डालेंगे, वो कम्प्लीटली इज अप टू यू। मुझे लगता है कि एक रचयिता के हाथ में है कि वे वही वो या एक कुक के हाथ में, वो कौन से इंग्रेडिएंट से क्या डिश किस रेशियो में बना रहे हैं। तो इस पर तो जी। कोई मेरी कोई बहुत ही विशेष राय नहीं है। हाँ, हम्म लेकिन कहानी आप वो लिखे जो आप सच में दुनिया को बताना चाहते हैं। मेरे ख्याल से बाकी चीजें तो अपने आप ही जगह पर आ जाएगी लिखते लोगों लिखते। तक पहुंच जाएंगे। सही है, सही है। आपका जो चैनल है कहानी जानी अनजानी, आपका इंडी पॉडकास्टर चैनल है, उस पे आपने मतलब पुराने लेखकों को तो आप पढ़ते ही हैं, नए हम्म। लेखकों के साथ नए लेखकों की कहानियां भी आपने पढ़ी हैं। तो मतलब हिंदी साहित्य में कुछ नए लेखकों की जैसे आप कहानी पढ़ते हैं तो कुछ बदलाव आ रहा है? मतलब उतनी जैसे पुराने लेखक कहते हैं ना डूब के लिखा करते थे, तो उतनी संवेदनाएं, उतनी भावनाएं या फिर उतनी कला आजकल के लेखकों में आपको दिखाई देती है? मेरे हिसाब से दोनों की, मतलब आप चाहे आज के लेखक ले लीजिए, या कुछ साल पहले के, या 100 साल पहले के लेखक, मेरे ख्याल से किसी में भी कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सबके सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आते हैं। और जो आज के जनरेशन की जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अलग है आज से हम्म 50 साल पहले जो एक्सपीरियंस थी। लेकिन जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, वो अभी भी सेम है। तो अगर हम्म जिस जिस मोमेंट से जो खुशी मिलती थी किसी को 50 साल पहले, उस बात से आज भी खुशी मिल सकती है। जिस बात पे गुस्सा आता था उस पर आज भी गुस्सा आ सकता है। तो मेरे ख्याल से लिखने में कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि सबकी राइटिंग स्टाइल अलग है और समय के हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच करने का तरीका भी बहुत अलग है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत लोग लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत लोग चाहे वो अपनी डायरी में ही लिख रहे हैं और वो सामने नहीं ला रहे हैं, लेकिन बहुत लोग लिख रहे हैं, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बात जो है वो लिखे। और चाहे वो कहानी के रूप में हो, चाहे वो डायरी नोट के रूप में हो, और उसे सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिश करें, और सुने कि लोग क्या कहते हैं। बहुत लोग
रुक जाते हैं, वो पहली बार लिखने के बाद में अगर उन्हें जो रिस्पॉन्स मिलता है वो उनके मुताबिक ना हो, और मैं यही कहूंगा कि भाई वो रुके नहीं। और बाकी जो आज के लेखक है, मुझे लगता है कि उनकी जो जानकारी है किसी भी सब्जेक्ट की और जो डेप्थ तक वो जाते हैं, चाहे उनका अप्रोच बहुत अलग हो, लेकिन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। और आज के जो लेखक है वो आज के समय के हिसाब से कहानियां लिखे, तो वो कहानियां आज से 50 साल बाद में वो लोगों को कनेक्ट कर पाएंगी। तो तो ऐसे ही है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है पीढ़ी दर पीढ़ी अगर इमोशंस और जो बातें हमने कही उसका ध्यान रखा जाए तो कहानियां रहेगी। पहले जिन गजलों पर हम गुनगुनाते थे वैसे ही आज हम रैप सॉन्ग और रिमिक्सेस पे भी गुनगुनाते हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि हम गजल की कदर नहीं करते, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि गजल बेहतर या रैप सॉन्ग, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही अलग चीजें हैं। सबकी अपनी, हाँ, अलग भी अ, चीजें हैं और फिर सबकी अपनी अपनी पसंद है। और मुझे लगता है आजकल के इस टाइम पे ना आपको हम्म, हर विधा के प्रशंसक मिल जाएंगे। बिल्कुल हर कोई ऐसा भी ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ इसी चीज के बारे में आपको सुनने या पढ़ने को मिलेगा, आपको हर चीज के बारे में। और जब से ये सोशल मीडिया आया तब से तो लोग ज्यादा एक्टिव हो गए हैं लिखने पढ़ने में। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है ना। एक एक समय था जब आप इमीडिएट। कोई कहानी लिखते हैं, फिर आप पत्र से उन्हें लोगों तक भेजते हैं, फिर आप जी। इंतजार करते हैं कि आपको जवाब आएगा, इसमें महीनों हम्म। निकल जाते हैं। जी। आज इसकी खामियां भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई आपको फीडबैक या जो भी रिस्पॉन्स है वो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि कोई चीज आपकी लिखी हुई वो कैसा फेयर कर रही है। सिर्फ उन ऑडियंस के रिएक्शन से उस कहानी या उस कविता को जज करना ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम जिनको आप ट्रस्ट करते हैं आप उनके साथ में हाथों हाथ व्हाट्सएप पे शेयर करके एक टिप्पणी ले सकते हैं कि भाई ये कहानी मैंने लिखी है, बताओ कैसी लगी। और जो कई बार मुझे लगता है कि सोशल मीडिया, आज के समय में लोग ज्यादा लिख पा रहे हैं इस कारण। हाँ, लिख पा रहे हैं, लेकिन कई बार एक चीज ये भी मतलब बात करने की है, करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर हम हैं तो कई बार लोग किसी के प्रति इतना नेगेटिव, आपको पसंद आ रही है ना आ रही है वो आपकी मर्जी, लेकिन कई बार लोग इतना ट्रोल कर देते हैं लोगों को या इतना नेगेटिव लिख देते हैं कि वो बंदा बेचारा आगे फिर लिखने से या कुछ भी करने से घबराने लगता है। तो इस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, मैं तो कहता हूँ कि खुद को हाथी समझो कैसे और अपनी निकले इस मस्त चाल में चलते नकारात्मकता रहो। से? जी। नहीं, वही कहूंगा मैं, मतलब खुद को एक हाथी समझो जो मद मस्त अपनी चाल में चल रहा है, और बाकी जो आसपास जो लोग हैं उनके ऊपर वो चाहे कुछ भी बोले कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी दुनिया में मस्त है। जितना आप आसपास की चीजों, आसपास के लोगों, आसपास की बातों पर ध्यान देंगे उतना आप जी। आप छोटे होते जाएंगे। तो बस करेक्ट। मैं तो यही कहूंगा कि जितना आपको पता होना चाहिए कि कौन आपके जीवन में ज्यादा जरूरी है और कौन आपके हम्म। साथ सच्चा है। क्योंकि जो हम्म। आपके साथ सच्चा है और जो आपकी कदर करते हैं, उनसे बात करिए। अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, और इस बात पे गौर कीजिए कि आप सबके राय को बराबरी का इम्पोर्टेंस ना दें। हर हम्म। कोई अलग अलग जगह से आ रहा है। अब जैसे जैसे एक किस्सा है कि भाई हम्म। जब मैंने ये कहानी किसी को सुनाई तो उन्होंने कहा क्या बकवास लिखा है, प्लीज ये ऐसी कहानियां लिखना बंद करो। हम्म। और आधे घंटे बाद उन्होंने मैसेज किया, यार मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था उसमें, मेरा दिमाग खराब था, दोबारा पढ़ा तो बहुत अच्छी लगी। क्या लिखा है यार मुझे उस समय, लेकिन आपने तो पहले बार में मेरे साथ तो कवड़ा कर दिया। तो वो भी करेक्ट। है कि कौन किस स्थिति में है, कौन किस बात कैसे गुजर रहा है, वो भी उससे भी जी। बहुत फर्क पड़ता है कि वो उस समय आपके कृतियों पर क्या रिस्पॉन्स करे। तो लाइक जैसे हम्म। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हम्म। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं उनके पास में ज्यादा जाए, और हर बात को, कौन सी बात आपको लेनी है कौन सी बात आपको स्वीकार नहीं करनी है, उसके आप खुद जज बने। और सोशल मीडिया तो बस एक जगह है जहां पर लोग कीबोर्ड पर बैठ के कुछ भी लिख सकते हैं, तो उस पर ज्यादा गौर ना करें। तो अब आपके कवर पेज में के मैगजीन एंजो लीग कवर पेज पर जो आपकी, सॉरी, मैगजीन के कवर पेज पर जो आपकी फोटो आई है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक की जर्नी, यहाँ
इस मतलब कवर पेज तक पहुंचने का पहली बात तो आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे आप यहाँ तक पहुंच पाए, तो इसके बारे देखिए में कुछ बताइए। मुझे बहुत ही खुशी है कि एंजो लीग की टीम ने ये समझा कि भाई मैं उनके मैगजीन में मेरी जो कहानी है उसे बताने के लिए लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी, और जी। उन्होंने कवर पे डाला। हम्म। लेकिन मैंने कभी ये सोच के नहीं चला था कि ये मेरा गोल है या ये मेरा लक्ष्य है। तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ही शुरुआती दौर पे गुजर रहा हूँ। अभी भी बहुत आगे जाना है, और ऐसी जो बातें अगर होती रहे तो क्या होता है कि वो एक हिम्मत बढ़ते रहती है कि भाई जी हाँ, बिल्कुल। जो आप काम कर रहे हैं, जिस रास्ते चल रहे हैं, आप बहुत बार आपको फील होता है कि आप अकेले चल रहे हैं, आपको पता नहीं, आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि क्या जो आप कर रहे हैं वो उससे किसी को फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। जी। और जब ऐसी कुछ बातें होती हैं, ऐसी कुछ चीजें होती है, तो वो एक छोटी सी वैलिडेशन मिल जाती है, छोटा सा माइलस्टोन हम्म। मिल जाता है, जिससे आपको हिम्मत मिल जाती है कि भाई चलो थोड़ा पेट्रोल और डल गया गाड़ी में, थोड़ी दूर और जी बिल्कुल, थोड़ा खींच लेते एप्रिसिएशन हैं। भी जरूरी है हर कार्य के लिए। हाँ, थोड़ा खींच लेते हैं। तो मैं वही कहूंगा जी। कि भाई इस मैगजीन आर्टिकल ने भी वही काम किया, और हम्म। बाकी टीम ने समझा कि भाई इसे बताने लायक कहानी है, तो उन्होंने बताई। और मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने भी वो कहानी उस मैगजीन में पढ़ी है उन्हें अच्छी लगी होगी, और हम्म। वो भी पॉडकास्टिंग और थिएटर की दुनिया में जुड़ने के लिए उत्सुक होंगे। जी बिल्कुल। सही है। सॉरी, मैं कुछ और पूछना चाह रही थी, भूल गई। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं देख रहा हूँ अनुपम जी का एक मैसेज आया हुआ। अनुपम जी, हाँ बहुत जी, बहुत शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही आप भी बने रहिए। और हाँ, मुझे तो मैं लगता है यही कि पूछना चाह रही थी। हाँ जी। नहीं, मुझे तो नहीं लगता नहीं, है कि आप भाई बिल्कुल। हाँ। मुझे कहानी जानी अनजानी और उसके बाद में जो कहानी क्लब है, उसके थ्रू जो जी। लोगों से जुड़ने का मौका मिला है, और अभी जो हम जो जी। क्राउड फंडिंग भी कर रहे हैं, उससे जो जी। लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार जो हमें हम्म। मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत ही हम्म। ज्यादा मायने रखता है ना। उस मैगजीन जी कवर और बिल्कुल। उसने वैलिडेशन, हम्म। जब भी जब भी हमें कोई एक ईमेल आता है हमारे किसी सुनने वाले का कि भाई हम्म। हम मैंने कहानी सुनी और मुझे ये कहानी में ये बात बहुत अच्छी लगी आपने जो कही, और इतनी अच्छी लगी कि मैं आपको लिख रहा हूँ। या फिर ऐसे लोग हैं जो हमारे एक सुनने वाले हैं, उन्होंने लिखा कि मैं उड़ीसा से हूँ और मैं आपकी कहानी को बहुत पसंद करता हूँ, सुनता हूँ, और फिर मेरी माँ जो उड़िया में बात करती है, जिन्हें हिंदी समझ में कम आती है, जी। फिर मैं उन्हें वो कहानी जी। उड़िया में सुनाता हूँ। तो ये जो है, वाह। ये सारी जो बातें, ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है, ज्यादा जरूरी है। और मैं बस यही कोशिश जी। करते रहना चाहता हूँ कि हम और सारी जिंदगियों को छू पाएं और लोगों के लिए हम्म। कुछ अलग कर पाएं, और शायद उन्हें मुझसे जुड़कर जो खुशी मिले वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा धरोहर, बहुत बड़ा इनाम बन पाए। एक आपका ऐसा ही, आपकी बात से मुझे क्या याद आया, एक आपका ईमेल मैंने भी पढ़ा था जो कि शायद फॉरेन कंट्री से था और शायद हिंदी भाषी कंट्री से नहीं था। हम्म। मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है वो एक्चुअली, पर मैंने पढ़ा था कि उसमें भी यही कहा गया था कि आपके जरिए उन्हें हिंदी भाषा सुनने का मौका मिल रहा है। ओ जी जी जी, बिल्कुल। मतलब जी। कि ऐसा मुझे पहली बार हुआ तो बहुत ही अचंभा हुआ था, लेकिन ऐसे दो तीन लोगों जी। के ईमेल आ चुके हैं जहाँ पे हम्म। ऐसे फॉरेनर्स हैं जो हिंदी भाषा, जैसे हम फ्रेंच सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, जी। ऐसे हम्म। लोग हैं जो हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं। और हम्म। मुझे ऐसे लोगों के मैसेजेस आए हैं जो हमारे पॉडकास्ट के जरिए हम्म। हिंदी भाषा सीख रहे हैं। वो कहानियां जी सुनते बिल्कुल हैं वही। तो शब्दों को पहचानते हैं, शब्द समझते हैं क्यों कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कैसे उनका उच्चारण है, कैसे बोला जाए। तो ऐसे, हाँ, ऐसे लोगों ने रीच आउट किया है, और उन्होंने कोई कोई जो उन्हें कहानियां बहुत पसंद आई है, उनके लिंक्स मांगे हैं कि भाई अगर आप ये कहानी शेयर करें तो हम इस कहानी के जरिए अपनी भाषा को और सुधार पाएंगे, और हमने किया भी है। तो वही तो, यही सारी जो बातें हैं, इसी से लगता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ तो बात है, लाइक वो करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी भी जब हमने बोला हमारे अगले अभी 2 सप्ताह में हमारे 100 एपिसोड हो जाएंगे कहानी जानी अनजानी के, और जब हमने अनाउंस किया कि हम सोच रहे हैं कि 100 एपिसोड पर हम इस गाड़ी को अभी रोक देंगे क्योंकि बहुत ही लंबा सफर चल चुका है, जी तो बिल्कुल। हमें बहुत सारे मैसेजेस आए जहां लोगों ने कहा कि जी नहीं, प्लीज, हर सप्ताह कहानी सुनना अब हमारे जीवन का एक रस्म बन गया है। जी तो बिल्कुल। इस रस्म को तोड़िए मत, और बने रहिए, और प्लीज, हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग आपके साथ है, और
आप और आपकी टीम जो काम कर रही है उसके हम बहुत ही शुक्रगुजार है। तो जब आप ऐसे इमोशंस और जब ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, जो आप कर रहे हैं उसमें कर रहे कुछ हैं। तो मायने है। करेक्ट। जी पीयूष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी मुझे जानकारी भी। आपने दी। और मैं आपको इनके ये समय समय पर कहानी प्रतियोगिता भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो आप प्लीज इनके पेज को, मेरे पेज पर इनके पेज का एड्रेस है, तो आप उन्हें फॉलो कीजिए, तो आपको बहुत सारी चीजें और भी सीखने को मिलेंगी। और फिर मिलते हैं, बात करते हैं। बहुत अच्छा रहा सुषमा जी, आपके साथ आपका ये भी बहुत सेशन। बहुत जी शुक्रिया। जी। आपका भी बहुत बहुत तो फिर शुक्रिया, मिलते आपने मुझे इनवाइट भी किया। मुझे मुझे वापस यू टुक मी बैक कि भाई कहानी आपने जो मुझे बताने को कही, जो बातें बताने कही, उससे भाई मुझे सारी बातें याद आ गई, कैसे मैंने थिएटर जर्नी शुरू किया, कैसे जी पॉडकास्ट शुरू बिल्कुल। किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी सारी बातें की मेरे साथ और जी बहुत मेरी बकबक शुक्रिया। सुनी बैठकर। अरे आपको सुनना तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको, आपके साथ ही साथ में रह के हम कितने लोगों से जुड़े हैं, तो मेरे लिए तो आपके साथ का, जब भी आपके साथ का कोई भी कॉल होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और आगे भी हमारा रिश्ता ऐसे ही बने रहे। तो फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष बिल्कुल। जी, और आप सभी दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी बहुत बहुत मच। धन्यवाद। जी बाय। आप, एक्चुअली मुझे एंड करने में टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता कैसे, तो मैं चलती हूँ। बाय। ओके।